तो क्या हाल चाल है सभी के, आ जाओ वापस एक बार, आपका स्वागत है। और ये है वीडियो नंबर 6। तो लगता है सभी के बढ़िया हाल चाल है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करो ताकि मैं आपसे कनेक्ट होता रहूं। और दिक्कत की बात नहीं है, देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है, मुझे पता थोड़ी बहुत है कि आजकल उसका जमाना है डिजिटल बोर्ड का, तो व्हाइट बोर्ड को यूज नहीं करता, वैसे भी छोटा है। धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, पहले इसे स्टार्ट करेंगे। अगर हुआ कामयाब, मतलब थोड़ी सी हुई फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो भी ले आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें हम क्या क्या सीख चुके हैं। पहला तो हम सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना सीख चुके हैं। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है, गेन रेशियो कैसे, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है। ध्यान रखना, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, ओल्ड में से न्यू माइनस करना, गलती से न्यू में से ओल्ड मत कर देना, ओल्ड माइनस न्यू। और दूसरा हम सीख चुके हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ गुडविल, तो एक बार फटाफट कौन कौन से मेथड हमने सीखे थे, एक बार फटाफट क्या कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो सीखा था हमने या देखा अभी तक, एवरेज मेथड देखा है, एक देखा है सुपर प्रॉफिट देखा है, और एक हमने देखा है अभी कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो होते हैं, एक तो होता है सिंपल वाला कि सिंपल कैसे निकालेंगे, और एक होता है वेटेड वाला। ठीक है, सिंपल में क्या करते हैं हम, सिंपल में अगर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल ऑफ प्रॉफिट कर देते हैं, टोटल प्रॉफिट जितने भी साल का बोला है और उतने ही साल से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। और फिर अगर हमें गुडविल निकालनी है तो क्या करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है उसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं, अगर देखना है तो प्रीवियस वीडियो देखो। वेटेड में क्या होता है, वेटेड में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो भी हमने मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड बाय कर देंगे टोटल वेट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट का मतलब वेट गुना में प्रॉफिट, ये ध्यान रखना है। और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है गुडविल, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये तो सिंपल वाला था। इसमें आपको ध्यान रखना है, किस चीज की ध्यान रखना है, एबनॉर्मल गेन का ध्यान रखना है, एबनॉर्मल लॉस का ध्यान रखना है, और एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है आपको कि कौन से एक्सपेंस डिडक्ट करने थे, कौन से नहीं करने थे, किसी कैपिटल को रेवेन्यू तो नहीं माननी है, रेवेन्यू कैपिटल तो नहीं मानना, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। और एक इंपॉर्टेंट केस भी समझाया था, वो कि मशीनों को कैसे हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये तो एवरेज का हो गया। एवरेज के बाद सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे हम, सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट में हम कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर गुडविल कैसे निकल जाएगी आपकी, गुडविल निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुपर प्रॉफिट का मतलब कि मार्केट में जो लोग नॉर्मली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उससे हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फर्म है और उसी इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर किसी और की फर्म में वो 5,000 रुपए कमा रहा है और मैं 7,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसे 2,000 रुपए ज्यादा कमा रहा हूँ, तो 2,000 मेरा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। उसने भी 5 लाख लगा रखे थे, मैंने भी 5 लाख, ऐसे नहीं देखना कि देखना ही नहीं है, उसने भी 5 लाख लगा रखे, मैंने भी 5 लाख रुपए लगा रखे। 5 लाख रुपए लगा के वो कमाता है 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए लगा के मैं कमाता हूँ 7,000 रुपए। इसका मतलब सेम कैपिटल में मैं उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो 2,000 क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल, वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे नहीं देखना कि 5 लाख कमा के वो 5,000 कमा रहा है, 10 लाख लगा के मैं 10,000 कमा रहा हूँ, फिर तो कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन तभी जब सेम कैपिटल आपने लगा रखी हो। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम, इसमें गुडविल सीधा सीधा है कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। और इसमें गुडविल कैसे निकाली जाएगी आपकी, इसमें गुडविल हो जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड या नेट एसेट। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। ठीक है, अब देखो तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस फटाफट देख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। एवरेज प्रॉफिट है वो पास्ट प्रॉफिट पे फोकस करता है, पास्ट प्रॉफिट।
ये बोलता है कि किसी भी फर्म के जो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट है वो उसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मेरा पिछले साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो 1 लाख का प्रॉफिट देख के हम पता कर सकते हैं कि इस साल आपका 1 लाख के करीब प्रॉफिट होने वाला है। तो ये फोकस करता है बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, या पास्ट जो प्रॉफिट है उसके बेस पे भी इस मेथड के थ्रू हम गुडविल निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट फोकस करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर, ये कंपैरिजन करता है मार्केट के साथ, मार्केट से हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं वही हमारा क्या होता है, गुडविल होती है। कैपिटलाइजेशन फोकस करता है किसके ऊपर, ये फोकस करता है कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करता है, कैपिटल, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूंजी। तो ये फोकस करता है पूंजी के ऊपर। एवरेज प्रॉफिट में क्या बोलता है कि सामने वाले का एवरेज प्रॉफिट कितना है वो हमें चेक नहीं करना है, ये कह रहा है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट अगर 10,000 रुपए है तो सामने वाला कितने रुपए लगा के 10,000 कमा रहा है और हम कितने रुपए लगा के 10,000 कमा रहे हैं। अगर सामने वाला ज्यादा लगा रहा है और हम कम पैसे लगा के भी इतने कमा रहे हैं, तो जितना कम लगा रहे हैं वही क्या हो जाएगी, हमारी गुडविल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए कमाने, मेरे सामने सेम बिजनेस कर रहा है, सेम चीजें कर रहा है, और उसने पैसे लगा रखे हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू एवरेज प्रॉफिट का मतलब मार्केट में कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और मैंने लगा रखे हैं 1,80,000 रुपए। तो वो 2 लाख रुपए कमा रहा है सामने वाला बिजनेस, तो भी 10,000 रुपए कमा रहा है, और मैं 1,80,000 रुपए लगा रहा हूं तो भी मैं 10,000 कमा रहा हूं। इसका मतलब मैं इससे 20,000 रुपए कम लगा रहा हूं, तो इसका मतलब 20,000 की मेरी क्या हो गई है, गुडविल हो गई है। ऐसे सुपर प्रॉफिट में करना है कि जितना मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट और होती मुझे, जो मैं बिना उसके लगा के अर्न कर रहा हूं, तो वो सुपर प्रॉफिट है। अब डिटेल में अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो प्रीवियस वीडियो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन नहीं होगा, वीडियो क्या हो जाएगी, हमारी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो हम चेक कर चुके हैं, सैक्रिफाइस शेयर गेन शेयर कैसे निकालेंगे, और मेथड ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं। अब आगे किसका ट्रीटमेंट होगा, अब आगे होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, असेसमेंट करेंगे। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाएंगे वो बहुत ही सिंपल अकाउंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से देखो, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। देखो, एग्जाम में आपको पूरे तरीके से फॉर्मेट बना के करके आना है। मैंने बच्चों की कॉपियां चेक की है, वो बहुत टाइम रफली बना देते, प्री बोर्ड होते वहां पे रफली बना रहे, मैंने उनको बोल बोल के तंग आ गया कि बनाओ, क्योंकि आपका फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट ही समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको कितना आता है। अगर आपको नहीं आता तो आपको पता है फॉर्मेट भी आप ऐसे ऐसे कुछ भी बनाएंगे, कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। अकाउंट अगर क्लियरली आपने अकाउंट बना रखा है तो वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि इसको आता है कुछ ना कुछ। ठीक है, देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे आसान अकाउंट है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, देखो इसके वर्ड में ध्यान से देखो, री वैल्यू, री वैल्यू, इसका मतलब कोई भी जो वैल्यू है उसको रीचेक करना है। कोई भी जो वैल्यू है उसको क्या करना है, रीचेक करना है। तो किसको चेक करेंगे हम असेसमेंट करेंगे वापस किसकी, एसेट की और लायबिलिटीज की। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे, ए बी सी, इन्होंने बिजनेस किया था 2017 में स्टार्ट, आज हो गई है 2024 चल रहा है। ए बी सी बोल रहे हैं इनका पहले रेशियो था 3:1, अब कह रहे हैं कि हम रेशियो चेंज करके करेंगे 5:3 करना चाहते हैं, 5:3 करना चाहते हैं, मतलब जो भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर लो, 4:3 ऐसा करना चाहते हैं लोग। तो अब ये देखो क्या बोल रहे हैं कि 2017 में जो हमने एसेट और लायबिलिटीज क्रिएट की थी बिजनेस के अंदर, तो हमें पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा चल रहा है, 11th में पढ़ा था हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट की, जिस वैल्यू पे हमने परचेज किया उसी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट में चाहे कुछ भी फ्लक्चुएशन अप डाउन आएगा हम उसको इफेक्टिव बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। तो ये बोल रहे हैं जब सब कुछ चेंज हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सैक्रिफाइस शेयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, पुराने रिजर्व वगैरह को बांटने की कोशिश करेंगे हम, तो लगे हाथ क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को भी वापस से रीचेक कर लेते हैं। रीचेक का मतलब क्या होता है कि मार्केट में उनके वैल्यूज में चेंज आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो उस वैल्यू को भी क्या कर लेते हैं हम, चेंज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उससे हमें नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, ताकि उसकी ट्रीटमेंट अभी से हम समझ जाए, क्योंकि चेंज तो हो ही रहा है।
क्योंकि पुराने टाइम में जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू थी उसके ऊपर हक हमारा कैसे था, हक था हमारा 3, 2, 1 का हक था। लेकिन अब आगे से चेंज कर लेंगे तो हमारा बैलेंस शीट के ऊपर हक कैसा हो जाएगा, 4, 3, 3 हो जाएगा। अभी चेक कर लो किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, उसकी एडजस्टमेंट अभी कर लो। फ्यूचर में वापस कहीं लड़ाई ना होगी, पहले तो पुराना था और पहले ये वैल्यू थी, मैं तो लॉस नहीं भरूंगा, या कोई बोल दे कि पहले ये वैल्यू थी मेरे को प्रॉफिट होने वाला था, तुमने चेंज कर दिया रेशियो, ये बताया नहीं मेरे को, वो बताया नहीं, फलाना ढिमकाना। तो कह रहे कि भाई अभी सब कुछ कर लो। तो इन सब की रीअसेसमेंट करने के लिए, रीवैल्यूएशन करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या बोल देते हैं, इस नाम से भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, क्या बन सकता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है। तो ध्यान रखना है ये कौन से नेचर का अकाउंट है, ये है नॉमिनल अकाउंट। पढ़ा होगा ना, रियल पर्सनल नॉमिनल। तो रीवैल्यूएशन कौन से टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। अब नॉमिनल का रूल याद करो, 11th वाले में क्या था, कुछ ऐसा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऐसा ही कुछ था। तो हमें देखो लॉस और गेन पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस और इनकम की तो बात होने वाली है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी अगर लॉस होगा तो उसको क्या करेंगे हम, उसको करेंगे डेबिट। इसका मतलब जो भी हमको लॉस होगा तो उसको लिखना है डेबिट साइड में, और कोई भी अगर गेन होगा तो करेंगे क्रेडिट। इसका मतलब कोई भी गेन होगा तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। बस ये दो अगर आपको पॉइंट समझ में आ गए तो किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट आपको दे दो, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। दोबारा देखो क्या कॉन्सेप्ट रखना है, लॉस, क्या ध्यान रखना है, लॉस। अगर लॉस हुआ तो हम करेंगे डेबिट। इसका मतलब जितने भी नुकसान होंगे किसके अंदर, वो ध्यान रखना किसके अंदर, एसेट्स के अंदर एंड लाइबिलिटीज के अंदर। अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड, और अगर कोई भी फायदा हो रहा है तो हम लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि हमें पता है लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और गेन के टाइम पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब मैं आपको एक बात देखो यहाँ पे देखना है, हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट के अंदर मशीन की वैल्यू लिखी हुई है 50,000, ये बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है। तो फिर हमने उसको रीवैल्यू किया, रीवैल्यू किया, मार्केट में पूछा वगैरह, उसकी कंसिडरेशन की, तो वो बोल रहा है कि अब इसके रुपए अगर आज की तारीख में बेचोगे तो मिलेंगे 48,000। ठीक है, बुक में कितना शो कर रहा है, 50,000। और अगर अब इसको मार्केट में अभी बेचने जाए तो मार्केट में बोल रहा है कि 48,000 रुपए हम दे देंगे। तो देखो ध्यान से, बुक कह रही है 50,000, मार्केट कह रहा है 48,000। अगर आज की तारीख में हमें मशीन को अगर बेचना है तो हम 48,000 रुपए में बेचेंगे। तो आप अपने माइंड में सोचो कि ये फायदा होगा कि नुकसान होगा, मतलब जितनी वैल्यू है उससे कम वैल्यू पर हम बेच रहे हैं, तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, तो किस साइड लिखेंगे हम, डेबिट में, नुकसान इधर ही लिखा जाता है। अभी देखो मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो मशीन की वैल्यू हमें दिख रहा है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब भी कोई वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन एसेट, कोई भी एसेट में डिक्रीमेंट होगा तो हमें क्या होगा, लॉस होने वाला है, ध्यान रखो इस बात का। और लॉस कितना होगा ये बात ध्यान रखना। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों की कॉपी इवेलुएट करते टाइम, देखो सारे बच्चे जैसे नहीं होते, किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है। तो जिसको लेट समझ में आता है उसको ही समझने की ज्यादा जरूरत है, और वो उसको समझे कैसे आएगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा तभी समझ में आएगा, उसका उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ध्यान देखो, वो क्या करता है कि ये 48,000 को लिख के जाता है यहाँ पे, ये 48,000 ये लो, भाई हम बेच नहीं रहे हैं, ये बात देना को, हम मशीन को या एसेट को बेच नहीं रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि अब बेचेंगे तो कितने में बिक जाएगी, तो कह रहे हैं 48,000 में। तो इसका मतलब क्या है, 50,000 का सामान 48,000 में बिकेगा, तो नुकसान कितना दिखा रहा है, तो जो डिफरेंस होता है, जो इतना नुकसान होता है आपको उतना ही शो करना है, उससे ज्यादा शो नहीं करना है। ना तो आपको बुक वैल्यू यहाँ पे शो करनी है, ना ही आपको मार्केट वैल्यू यहाँ पे शो करनी है, री वैल्यू जो भी आई है वो शो नहीं करनी। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर नई बैलेंस शीट बनाओगे आप, नई बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट,
तो उसमें जो आपने रीवैल्यू की थी तो एसेट साइड में उस मशीन की वैल्यू 50,000 या 2,000 नहीं दिखानी है, जो आपने रीवैल्यू की है वो दिखानी। तो देखो इसमें एडजस्टमेंट हो गई है, 50 थी पहले, तो इसमें से हमने 2 निकाल के लॉस मान लिया और बच कितनी रह गई हमारी 48,000। तो जो रीवैल्यू आई है वो नई बैलेंस शीट में 48 दिखा देंगे, और जितने का हमारा लॉस है डिफरेंस है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो नुकसान हो रहा है, इसी की जगह अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज का मतलब हम बोल दें कि 60,000 में बिक जाएगी, इसको हटा दो यहाँ से। ये क्या कह रहा है? 50,000 का सामान अब मार्केट में बेचने देते 60,000, इसका मतलब फायदा हो गया। इसका मतलब अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखी जाएगी? वो क्रेडिट साइड में लिखी। ठीक है, ये तो समझाने के लिए, वैसे अपने दिमाग से काम करना, बस ये 2 ही चीज रखनी है, नुकसान तो डेबिट में, फायदा क्रेडिट में, और कहीं पे आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। अब उल्टा देखें, देखो ये है क्रेडिटर्स हमारे, ये है हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल 20,000। ठीक है, हमने रीवैल्यू करके देखा, पता लगाया कि हमारे कौन कौन से क्रेडिटर हैं, बहुत सारी चीजों का पता लगाया। तो एक क्रेडिटर था पुराना, वो बोला कि भाई मेरे को 1,000 रुपए लेने हैं तेरे से, छोड़ मैं नहीं लेता। वो कहता छोड़ यार, क्यों सिरदर्दी पाल रहा है। इसका मतलब वो 1,000 का क्रेडिटर हमसे बोल रहा है कि मेरे को रुपए नहीं चाहिए तेरे से, तू रख कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमें पेमेंट कितनी करनी है? सिर्फ अब 19,000 ही करनी है। पहले पेमेंट कितने की करनी थी अकॉर्डिंग टू बुक्स? 20,000 की। अब हमने रीवैल्यू करके देखा, पता किया, तो अब एक्चुअल में पे कितने करने? 19,000 ही पे करने पड़ेंगे। पहले 20,000 पे करने पड़ते, अब 19,000 पे करने पड़े। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ये तो फायदे की बात होगी ना कि 1,000 रुपए कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अगर लाइबिलिटीज में डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, इसका मतलब फायदा होता है। और इसके उल्टा ही हम बोल रहे हैं कि 20,000 हमने रिकॉर्ड कर रखे थे, एक नया क्रेडिटर आ गया, भाई मेरे रुपए कब देगा? हमने चेक किया, अरे बाप रे, उसका तो हमने बुक्स में नाम ही नहीं लिख रखा, वही पैसे मांग रहा है। तो अब पहले 20,000 पे करने थे, अब 22,000 पे करने हैं, तो हमारा नुकसान हो गया। तो इसका मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी से हमारा क्या होगा? नुकसान। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज से क्या होगा? हमारा नुकसान होगा। नुकसान कितना लिखना है? जितना आपका डिफरेंस है, 2,000 का डिफरेंस है 2,000 लिखना है, 19 था तो 1,000 का डिफरेंस है तो 1,000 ही लिखना है। तो ये 2 चीजें आप सीख गए, बहुत अच्छी बात है, सीख गए। एक तीसरी चीज और नोट कर लेना, पहले कोई एसेट हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, उसको अब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट है तो हमारे पास फायदे वाली बात है, अनरिकॉर्डेड एसेट। ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा आइटम परचेज किया था, आपने कोने में पकड़ दिया, रिकॉर्ड पटक दिया, रख दिया कहीं पे गोडाउन में, और आप बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब मिला, अरे बाप रे, ये भी हमारे बिजनेस के अंदर एक चेयर, तो चेयर को भाई रिकॉर्ड करो। चेयर रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट है, हमारे लिए फायदा है। ऐसे अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ गई, तो आपका हो जाएगा नुकसान। ठीक है, तो बस ये 3 चीजें आपको रखनी है। तो मैं तो प्रेफर करता हूं इन चीजों को, क्योंकि देखो बताया अभी, हर बच्चा जिसको अगर इजी वे में सीखना है तो इतना ही सीखे, अगर नुकसान होता है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर फायदा होता है, गेन होता है, तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो हो गई सिंपल वे। उसके बाद आपको अंदर का देखना है, डिक्रीज इन एसेट इधर रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन एसेट उधर रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इधर रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी उधर रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट, बस। उसके बाद क्या कर देंगे? हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाना ना भूले, और इनके आगे बाय बाय लगाना ना भूले। ठीक है, रिवैल्यूएशन कब होगा? जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी किससे? डेबिट साइड। और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, कि हमने रीवैल्यू किया वैल्यू को, तो ये कब होगा? डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। डिक्रीज इन एसेट लिखा है ये समझाने के लिए, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो वहां पे ये लिख के नहीं आना कि टू डिक्रीज इन एसेट 3,000, ऐसे नहीं लिखना है मेरे भाई। जिस एसेट का नाम लिया है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे लिखना है टू स्टॉक। एसेट इंक्रीज हो रही है, जो भी इंक्रीज हो रही है तो बाय मशीन, एसेट का नाम आपको यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना। दूसरी बात कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको क्या करेंगे हम?
उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर, न्यू रेशियो के अंदर नहीं करना है। ओल्ड रेशियो के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यू रेशियो तो आज हमने डिसाइड किया है, लेकिन जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू है वो तो पुरानी है, और पुरानी का ट्रीटमेंट पुराने ही रेशियो में करेंगे। अब जो नई आएगी उसका ट्रीटमेंट नई रेशियो में कर देंगे, लेकिन ये सब पुराना है, इसलिए कैसे करना है? ओल्ड रेशियो में। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रीवैल्यूएशन का टाइम का प्रॉफिट आपको ओल्ड रेशियो के अंदर क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है या ट्रांसफर करना है। पहली बात, जो भी प्रॉफिट आएगा, आपको 3 पार्टनर है तो ए बी सी लिख देंगे यहाँ पे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, और उसमें हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्रॉफिट को या लॉस को जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, ध्यान से देखो। रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं? उससे पूछ सकते हैं कि प्रॉफिट होगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको करेंगे हम ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे चलो, 1 मिनट होल्ड करो भाई।